अस्सलाम वालेकुम भाइयों, नमस्ते सब इंडिया वालों को भी जो मुझे इंडिया से देखते हैं उन सबको भी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है। आज ही हम निकले हैं, थोड़ा सा हम लंदन से बाहर जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं भाई आप अपना नाम बताएं जरा। मयंक पटेल है मेरा पूरा नाम? मयंक पटेल। हाँ ठीक है, माशाल्लाह से जी। तो भाई हैं जी इंडिया से और इनको हो गए कोई 20 दिन हो गए। तो आज हम इनका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं कि इनका यूके का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। अभी ये समझ लें अभी भी ये लंदन में पैदा हुए इंडिया में पहले पैदा हो चुके थे, लेकिन अभी इधर इनके खाली 20 दिन गुजरे हैं, कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो जी इनसे पूछते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है यूके का। तो पहले भाई आप बताएं, आप इंडिया से कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं? मैं गुजरात में जो जामनगर सिटी है ना, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जामनगर, अच्छा। हाँ। ये नॉर्थ इंडिया है या साउथ इंडिया है? ये नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया। हाँ। ओके। तो भाई जी आए हैं इंडिया से आए हैं, आप स्टूडेंट वीजे पे आए हैं? हाँ, स्टूडेंट वीजा। ये अभी स्टूडेंट वीजे पे आए। कौन सी बैचलर लेवल पे आए? मास्टर्स लेवल। बैचलर आपने किया था? हाँ, इंडिया में किया था, फार्मेसी में, गुजरात यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो गुजरात यूनिवर्सिटी से किया था? हाँ, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो अभी आप इधर कौन सी उसमें आए हैं, कौन सी कोर्स में आए हैं? यहाँ मैं मैनेजमेंट के कोर्स में हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। ईस्ट लंदन यूनिवर्सिटी है ना जो। अच्छा, वो जो लंदन ईस्ट लंदन एल्फर्ड के पास है। सही है। ठीक है। तो आपने उधर फार्मेसी में किया बैचलर और इधर आके आप मास्टर्स मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो ये तो खुला तजाद है। तो उसमें क्या है भाई, अब देखिए फार्मेसी का जो नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज हुआ, ठीक है। बट बिजनेस के लिए थियोरिटिकल मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी वगैरह सीखना भी जरूरी है। तो हम बिजनेस आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, फार्मा में कोई में भी काम आ सकता है। फार्मा में बिजनेस करना हो फिर भी मैनेजमेंट का तो नॉलेज चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन है। तो क्या है, कोर्स से हेल्प मिल सकती है इसलिए। तो ये 2 साल का कोर्स है कि 1 ईयर का है? नहीं, मेरा जो है वैसे 2 साल का, बट ये इलेक्टिव है। आप 2 साल का भी चूज कर सकते हो और 1 साल का भी चूज करते हो। तो आपने कौन सा चूज किया हुआ है? मैंने 2 साल का चूज किया। उसमें 1 साल वो लोग थियोरिटिकल नॉलेज देंगे और 1 साल इंटर्नशिप वगैरह। इंटर्नशिप देंगे? हाँ, इंटर्नशिप इलेक्टिव है, अगर आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो वो उसकी फी देनी पड़ेगी आपको? या वो फ्री में होगी? नहीं, उसकी फी देनी पड़ती है। उसकी भी फ्री? हाँ। तो अभी कितनी दे के आए हैं और उसकी कितनी देनी पड़ेगी? मतलब मेरी जो टोटल फी है वो 17,720 पाउंड प्लस ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी अलग से लगती है। अभी आपने 17,000 दे के आए हैं इंडियन पाउंड्स की बात कर रहे हैं हम? नहीं, उसमें से मेरे को थोड़ा स्कॉलरशिप मिला था। बाकी कुछ अभी इस डिग्री में आपको स्कॉलरशिप मिला है? हाँ, 1500 बेस पे मिला है? 1500 एकेडमिक बेस पे। और वैसे भी नॉर्मल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा हो तो उसको मिल ही जाता है। सबको मिला, मेरे ग्रुप में सबको मिला 1500 पाउंड। अच्छा। हाँ, सबको मिला तो हाँ, सबका अच्छा था? हाँ, सबको अच्छा होता है, मतलब एकेडमिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा। और अगर IELTS में थोड़े बैंड ज्यादा है तो ये लोग IELTS अच्छा, सही है। तो उसमें थोड़ा और भी डिस्काउंट वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है। जो अगर IELTS का जो है बैंड अच्छा है तो वो लोग थोड़ा। तो उसका भी आपको मिला है? नहीं, उसका मेरे को नहीं मिला क्योंकि आपका अच्छा नहीं था। हाँ, नहीं, मेरा 6 था। तो आप इसको नहीं, अब यूनिवर्सिटी इसको अच्छा काउंट करती है कि बुरा काउंट करती है? 6 एवरेज है। 6 एवरेज है, नॉर्मल है। हाँ, सही। तो आप अभी पूरा प्रोसेस पहले इंडिया का बता दें। हाँ, फिर हम इधर का पूछते हैं। ये जो 20 दिन गुजरे ना आपने, अभी आप काम शाम भी कर रहे हैं सुना? नहीं, अभी तो नहीं काम शुरू करा हूँ, बस एप्लीकेशन की है। अच्छा। नहीं तो अभी आप काम पे आपको एक मिली नहीं है जॉब? हाँ, वो तो ऐसे ही है जो वहाँ बस देखने और वैसे। सही है। शुरू नहीं किया, मतलब अभी वहाँ ट्रेनिंग में हूँ। जब शुरू होगी तब की होगी, बताया जा सकता है ना। चलो अभी आप इंडिया से बताएं कितना पूरा आपका प्रोसेस कितना लगा, ताकि जो देखने वाले जो आना चाहते हैं अभी उनके लिए थोड़ी सी एक रहनुमाई सी हो जाए, उन्हें हेल्प मिल जाए। पूरा प्रोसेस क्या आपने अभी इंडिया से बैचलर्स खत्म किया? कब किया? 2 साल पहले किया। 2 साल पहले? तो गैप नहीं आ गया आपका? हाँ, गैप आ गया, पर मैं इंटर्नशिप के लिए गया था ना अहमदाबाद, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो उधर आपने काम किया है? हाँ। कितना सा काम किया? 1.5 साल प्लस काम किया है, तकरीबन 2 साल आप बोल सकते हो। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। तो उसके अभी डॉक्यूमेंटेशन लगाई थी उधर साथ वीजा फी में? जरूरत नहीं है,
लगा सकते हैं अगर आप चाहें ये तो आपने डिक्लेयर किया इनको? हाँ, पर अच्छा। उन लोगों 2 मांगा साल का गैप एक्सेप्टेड है। ठीक है। और कई बार ये लोग 4 साल का गैप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर अच्छा, ऐसा ये बैचलर्स किया तो फिर आपने ये जो यहाँ आने का प्रोसेस है ये कब शुरू किया, कैसे प्रोसेस शुरू किया? ये बस मैंने ऐसे समझो कि मेरा ये सितंबर इंटेक था तो मैंने मई में प्रोसेस स्टार्ट किया था। मैंने बड़ी जल्दी IELTS दे दी। नहीं क्या बच्चे IELTS के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैंने 10 दिन में ही IELTS दे दी थी। अच्छा, इसलिए मेरा वो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। हाँ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई के लिए मैं IDP करके यहाँ कंसल्टेंसी है उधर गया था। इंडिया में ना? हाँ, इंडिया में। इंडिया कौन सी? इंडिया में मेजर सिटी में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, राजकोट में है, बड़ोदरा में है। आप अपनी बात बताएं। हाँ, मैं जामनगर से हूँ पर मैंने अप्लाई राजकोट से किया था। ओके ओके। क्योंकि IDP जामनगर में नहीं है। ठीक है। इसलिए और तो IELTS का सेंटर भी राजकोट में है, जामनगर में नहीं है। अच्छा, सही है। तो आपने इसके लिए अब पूरी डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी लगाई है आपने? हाँ, मतलब IDP में मैं गया था तो उन लोगों ने पूरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए, जैसे 10th और 12th का रिजल्ट, सही है। हाँ, रिजल्ट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद कॉलेज के पूरे 8 सेम थे मेरे, 8 सेमेस्टर। तो 8 सेमेस्टर के सारे रिजल्ट, अगर बैकलॉग KT वगैरह आपके है, मेरे नहीं थे, अगर है तो उसको जोड़ के जितने रिजल्ट आपके बनते हैं 10-12, ओके, जिसके जितने बनते हैं उतने सबमिट करने रहते हैं। फिर उसके बाद IELTS का रिजल्ट, फिर वो लोग जो अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR बोलते हैं, वो कॉलेज से हमें इश्यू करवाना पड़ता है। वो बना के देते हैं आपको? हाँ, वो फैकल्टी लिख के देती है, जैसा आपने 4 साल जैसे किया है वैसे वो अपनी तरफ से लिख के देंगे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। नहीं तो आपका 2 साल पहले खत्म हो गया था, तब भी यूनिवर्सिटी आपको बना देती है कि भी आप? नहीं बना देते, आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी। हाँ, ओके ओके। इसलिए आपके देखने वालों के लिए कि अगर उनके दिल में क्वेश्चन है कि हम तो भी 4 साल हो गया, अब हमें पता नहीं यूनिवर्सिटी देगी लेटर या नहीं देगी, तो वो नहीं बता रहे हैं कि नहीं दे देती है। अगर प्रोफेसर चेंज हुआ है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, पर दे देते हैं। दिक्कतें आती है पर दे देते हैं, वो 100% है। अच्छा, ये तो होगा आपका एकेडमिक रिजल्ट्स हो गए, सर्टिफिकेशन होगी। इसके बाद जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश का भी आपका हो गया, एकेडमिक का बैचलर्स की वो जो भी आपने की है वो डिग्री का सर्टिफिकेट हो गया, IELTS का टेस्ट हो गया। और मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है इधर? IELTS 6 बैंड ओवरऑल और 5.5 ईच। ओके, 6 ओवरऑल और 5.5 ईच मस्ट होना चाहिए मिनिमम। और कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है वो राइटिंग और स्पीकिंग में 6 डिमांड करती है। ओके, सही है। ये 2 चीजें होगी। अब तीसरी चीज है जी आपकी फाइनेंशियल, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है। हाँ, फाइनेंस में तो मेरे फैमिली बिजनेस है तो उन लोगों ने ही सपोर्ट किया है। सही है। और UK जो है वो फैमिली से मुराद आपका क्या? अभी आपके भाई था? नहीं, मेरे फादर ही थे। अच्छा। मेरे फादर ने स्पॉन्सर किया। उनकी बैंक स्टेटमेंट लगवाई है? हाँ, उनकी बैंक स्टेटमेंट लगती है बस। और जो यहाँ हमारा लिविंग एक्सपेंस शो करना होता है वो 28 डे ओल्ड होना चाहिए, मतलब 28 डे वो हमारा फंड रिमेनिंग रहना चाहिए। चाह रहे कि फाइनेंशियल जो से आपके फंड्स हैं वो 28 मिनिमम 28 डेज आपके अकाउंट में शो होने चाहिए, 1 महीने की लिविंग एक्सपेंस ओनली। वो फी तो आप कभी भी पे, लिविंग एक्सपेंस अप्रोक्स आप मान के चलो कि जो लंदन का है वो ऐसे 13,042 पाउंड समथिंग पर मंथ है। तो पूरा 1300 सॉरी 1300 पर मंथ है। तो फॉर 6 मंथ्स 9 मंथ फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 9 मंथ्स। तो इसका मतलब है आप 13 को मल्टीप्लाई कर ले 9 मंथ्स के साथ, तो जो भी आपके आएगा 13 into 9 कितना होगा? 13 ऑलमोस्ट 13-14 हजार पाउंड होते हैं, पाउंड्स होते हैं। तो ये आपके इंडियन में कितने बन गए? 15-16 लाख। हाँ, 16-17 अप्रोक्स हो जाएंगे। 120 रेट है तो 16-17 हो जाएंगे। ये खाली लिविंग एक्सपेंस है जो आपने अकाउंट में रखना है। और जो कॉलेज की जो फीस है वो अलग है, सॉरी यूनिवर्सिटी की जो फी है वो अलग है। वो आपने फुल पे की है? फुल पे की है। वो कितनी थी? वो 15,000 पाउंड मेरे को जो डिस्काउंट मतलब स्कॉलरशिप काट के मिले थे, जो थी वो 15,000 पाउंड थी। तो वो तकरीबन 17 लाख के आसपास हो गए, 17 से 18 लाख। मतलब कुल मिला के 35-40 लाख पकड़ के चलना है। ठीक है। फिर आपकी वीजा फी और फ्लाइट टिकट वीजा फी कितनी है आजकल? वीजा फी है, आप समझ को आपका IHS चाहिए तो IHS आएगा। IHS जिनको नहीं पता वो इधर की जो हेल्थ सरचार्ज होता है ना वो होती है
ताकि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो मेडिकल होती है ना ट्रीटमेंट, वो आपको फ्री मिल जाती है। फ्री तो फिर नहीं होती, आप IHS देते हैं, विच इज अ बिग मनी। लाइक कितनी दी आपने? मैंने 2 साल की 2,64,000 दी है। 2,64,000 पाउंड्स में तो मेरे को भी याद नहीं है। इंडियन मेरे ख्याल से तकरीबन 2,000 IHS फीस होती है 2 साल की, जो भाई ने दी। ठीक है, तो वो होगी IHS फी होगी। जो अकाउंट में आपने पैसे रखने हैं वो हो गए। जो फीस है आपकी, जो बेसिक आपकी ट्यूशन फी है वो हुई। और कौन सा और एडिशनल वो है कि आपका जो वीजा अपॉइंटमेंट है, वीजा की फाइल है, और उसका वीजा फी वो 60,000 समथिंग है। तो मतलब समझ लो 500 पाउंड पकड़। चलो ठीक है, 500 पाउंड वो फी होगी है। और इसके अलावा आपने कंसल्टेंट को कितना पे किया? कंसल्टेंट तो हमारे यहाँ फ्री में थे। फ्री में? फ्री में कंसल्ट करते हैं। तो वो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जो कंसल्टेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी से अपना कमीशन ले लेते हैं उस फीस से जो इन्होंने पे की है। जैसे अब इन्होंने अगर 15,000 पे किए तो उसमें से 5 या 10% उन्होंने ले लिया होगा। पहले ऐसे ही होता था कि वो दोनों तरफ से लेते थे। अभी थोड़ा सा क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है तो कंपटीशन के हिसाब से फिर लोगों ने अब एक तरफ से लेना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट को उन्होंने थोड़ी सी छूट दे दी है इसमें, तो खाली यूनिवर्सिटी से ले लेते। ठीक है। और 7,000 पाउंड इंडियन 7,000 रुपए जो है वो इंडियन करेंसी में वीजा अपॉइंटमेंट कर लगते हैं। जो अपॉइंटमेंट लेना रहता है ना वीजा के लिए, वो बायोमेट्रिक चेक होता है और हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं। जो स्लॉट आपने बुक करनी है उसकी भी फी है? उसकी भी फी है। बोली आपने? मतलब अगर आप नॉर्मल में सिलेक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड जो होती है वो 5,000 इंडियन करेंसी है। और थोड़ा फास्ट आपको बुक करना है, अभी 2 दिन के अंदर ही बुक करना है या 3 दिन के अंदर, तो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मेरा 7,500 समथिंग हुआ कुल मिला के। तो ये पूरा खाली फाइल का खर्चा आया 3,10,000। सही है। हाँ। और इसको आपने प्रोसेस जब आपने सबमिशन किया था कब, क्या डेट थी और जब आपको वीजा लग गया है कितने दिन में लग गया है? मेरा वीजा 7 दिन में 7 वर्किंग डे में लग के आया था। 7 में आ गया? इतनी जल्दी आजकल करते हैं? बहुत जल्दी 7 दिन तो 7 दिन मेरा फिर भी लेट हुआ था। वैसे ही 4 दिन में आ जाता। बहुत फास्ट सर्विस है यार। UKVI ऑफिशियली तो उन लोगों ने कहा है कि 15 से 20 दिन लगेंगे। वो तो कहते हैं ना कि आप उनको छेड़े नहीं, बार कॉलिंग करके या बाहर ऑफिस में आके उनको तंग ना करो। वही। लेकिन 7 डेज तो 7 वर्किंग डेज, उसमें सैटरडे संडे। वर्किंग डेज मोस्टली मंडे टू फ्राइडे को मांगते हैं। और अगर बीच में कोई बैंक हॉलीडे आ जाए तो वो वर्किंग डे नहीं होता। यहाँ पे भी जब होता है ना आपका, लेट्स सपोज आपका जब एक्सपायर हो वीजा वगैरह हो जाता है, वो कहते हैं आपको अप्लाई करना है विद इन 28 वर्किंग डेज। तो वो ये टर्म जरा थोड़ी सी आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि वर्किंग में और नॉर्मल डे में फर्क होता है। अगर वर्किंग डे है तो वो मंडे टू फ्राइडे विद नो बैंक हॉलीडे, कोई दूसरी उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो वर्किंग डे में आपको तकरीबन 5 वीक मिल जाते हैं अगर 28 डेज बोलते हो। तो अगर आप नॉर्मल डेज लिखें तो वो वर्किंग डेज काउंट नहीं होते। तो ये लोगों को काफी पहले भी प्रॉब्लम हो चुकी है। कुछ लोगों ने 28 डेज से तो उन्होंने वर्किंग डे समझा हुआ था, तो वो फिर उसके जो एक्सपायरी डेट होती है वीजे की, उसको गुजरने के बाद उन्होंने अप्लाई किए, तो वो फिर लोगों के बीच में गैप आ जाते हैं। तो फिर जब गैप आ जाता है आपका इस कंट्री में वीज़ा, अगर आपका 1 दिन भी नहीं है तो आप एज आ ओवरस्टे उसको कंसिडर करते हैं। और अगर आप ओवरस्टे हो जाए तो आपकी जो आगे अगर आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, जो यहाँ पे सेटलमेंट की जो हर किसी की होती है, तो वो आपकी जो क्लॉक होती है वो दोबारा 0 से शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे भाई अगर 4 साल यहाँ पे गुजार लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरह पे 2 साल की पढ़ लेते हैं, आगे कोई जॉब शॉप इंटर्नशिप मिल जाती है इनको, तो अगर ये 4 साल गुजार लेते हैं, लेट्स सपोज लास्ट ईयर में आके इनकी जॉब छूट जाती है खुदा ना खास्ता, तो और ये अगर अप्लाई नहीं करते अपना वीज़ा, और अगर 1 हफ्ते का भी बीच में गैप आ गया ना विदाउट वीज़ा, मतलब आप वीज़ा एक तो होता है ना, आपने आज ख़त्म हो रहा है तो आपने आज डाल दी न्यू एप्लीकेशन, तो वो अंडर सेक्शन सी आपको ना वो मिल जाती है, टेम्परेरी लीव कंसिडर होती है। जब आपने एक एप्लीकेशन डाल दी, आपके लिए भी है, आपको भी फ्यूचर में काम आएगी। आज आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आप आज ही डाल देंगे ना, तो आज आपकी ऑटोमेटिकली जो सी है ना, सेक्शन सी के जो लीव होती है ना, वो कंसिडर होती है।
और अगर लेकिन वो तब तक होती है कि अगर आपको ग्रांट मिल जाती है, वीजा मिल जाता है। अगर वो रिफ्यूज हो जाता है तो फिर आपकी क्लॉक जीरो हो जाती है, समझ जाइए, गैप आ जाता है। वो लेट्स अब 2 महीने 1 महीना आपका वीजा नहीं ना लगा और रिफ्यूज हो गया, आ गया खुदा ना खासा, तो वो आपका जो क्लॉक होगा ना वो 4 साल के बाद फिर जीरो से शुरू हो जाएगा, समझ गई। तो ये है, आप लोग भी बड़ा ख्याल करना। तो भाई आगे फिर बस आई, फिर मैंने टिकट बुक की और यहाँ मेरा दोस्त था ही, तो वो लोग के सपोर्ट से सब अरेंजमेंट हो गया, अकोमोडेशन। वीजा कब लग के आया? सॉरी, वीजा मेरा लग के आया 27 सितंबर ऑफ दिस ईयर ना, ऑफ कोर्स अगस्त, सॉरी अगस्त है सितंबर, अगस्त नहीं ये सितंबर है ना, तो वो जुलाई लास्ट मंथ आप आए होंगे ना, लास्ट मंथ 27 को मेरे को पक्का याद है। तो ठीक है, तो फिर आप इधर आए, पैकिंग क्या किया आपने? पैकिंग भी बता दें जरा अपने। पैकिंग में बस जो अपने जरूरी है वो, यहाँ इंडिया के कोई डॉक्यूमेंट आपके यहाँ कोई काम आने वाले है नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी पासपोर्ट और जो आपने वीजा फाइल पूरी रेडी की थी वो उनकी ओरिजिनल ट्रू कॉपी आप कह सकते हैं, ट्रू कॉपी या कलर जेरोक्स भी चलती है, तो बस वही पूरा है। आपकी वीजा फाइल साथ में रखनी है और कोई नहीं। जैसे आपने IHS का पेमेंट किया, आपका वीजा लग के आया तो ई वीजा आता है, अभी रूल्स चेंज हो गए, शेयर कोड हो गया ना। हाँ, तो शेयर कोड और ई वीजा आपको PDF में हमने मिस कर दिया। पहले तो BRP कार्ड होता था, तो आपको BRP कार्ड कुछ नहीं मिला, खाली आपको ईमेल आई है, वो जो शेयर कोड होता है, शेयर कोड आया है और एक PDF आई है, उसमें ई वीजा लिखा हुआ है, पिक्चर होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, और थोड़ी अपनी डिटेल्स होती है, आपकी डिटेल होती है कि आप कितने घंटे इधर आके काम कर सकते हैं, आपका वीजा कौन सा, आप स्टडी पे है और आप पब्लिक फंड्स क्लेम कर सकते हैं, यानी जो कि ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते अभी, लेकिन अभी आपका ये लिखा हुआ आता होगा कि आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं, ऐसे ही। ठीक है, वैसे स्टूडेंट यहाँ पे UK की बात करें, स्टूडेंट UK में टर्म टाइम में 20 आवर्स काम कर सकता है लीगली, ठीक है। तो 20 घंटे काम करके वैसे ये इतना होता है कि आपका खर्चा पानी पूरा हो सकता है आराम से अपना, मतलब फीस नहीं निकल सकती इतनी, लेकिन ये है कि आपका रेंट का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकल आता है आराम से। अगर आप कुछ और प्लान करके आ रहे हैं तो लीगली 20 आवर्स इतने नहीं होते कि आप कुछ और इससे बचा सकें। वो पे एज यू गो होता है, जितना आता है उतना लगता जाता है। तो ये हो गया। फिर आपका जो आपने उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि शेयर कोड का अक्सर लोग उधर उनको जब तक फिजिकल वीजा ना दिखाओ तो मानते नहीं आप, लेकिन अब वैसे पता चल गया रूल्स UK गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो वो कोई दिक्कत हुई नहीं, बस खाली नॉर्मल से वो वहाँ पे चेक कर लेते हैं आप अपने सिस्टम। वैसे भी आप कोई भी चेक कर सकते हैं आप, वो तो खैर मसला नहीं रहा। शुरू में हुए थे लोगों के, क्योंकि इवन की पाकिस्तान से भी अब जब उधर से आते थे तो उनको पता ही नहीं था, वो कहते थे भाई हमें तो फिजिकल वीजा दिखाओ। तो इसलिए जो लोग जिनके एक्सपायर हो गए थे वो एक्सपायर वाला भी रखते थे कि अगर उनको नहीं पता। नहीं, UK गवर्नमेंट बोलती है कि आपको दोनों पासपोर्ट लेके आने हैं। पासपोर्ट दोनों कौन से? मतलब जब मैं वीजा फाइल करने गया था ना, तब एक्सपायर आपके पास हो ना, तो वो भी उसको वहाँ सबमिट करना पड़ता है। नहीं, वो तो पासपोर्ट एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी वो तो और होगी ना, हम तो वीजे की बात कर रहे हैं। ठीक है, पासपोर्ट भी तो खैर जो भी होता है, अगर 1 2 3 4 जैसा मेरे पास भी 4 है, तो वो 7 है। आपके पास 4 कहाँ? नहीं, जो पाकिस्तान की जो से हैं, जो 4 एक्सपायर हुए थे ना, एक्सपायर हो गए, तो 3 तो एक्सपायर हो गए, तो अब जो एक है करंट। मैंने सोचा और कहीं का पासपोर्ट है आपके पास से, तो बाकी जो सा आगे बताएंगे। बस तो फिर वही फ्लाइट की टिकट्स ली, यहाँ आया, यहाँ पे आके इमिग्रेशन पे उतर गया। इमिग्रेशन पे नॉर्मल से क्वेश्चन आंसर है। कितने घंटे की फ्लाइट थी ये पे बता दो। फ्लाइट मेरी थी तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे। डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से यहाँ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। 8 आवर्स और 9 आवर्स? 9 आवर्स। ओके, आप लैंड हुए, इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन हुए आपसे? इमिग्रेशन में बस अगर आपका डॉक्यूमेंट सब क्लियर है तो खाली वो वही पूछते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा है, ये 2, एक अकोमोडेशन पूछते हैं। कितना टाइम लगा? बस मेरा तो 3 मिनट ही लगा, मेरे को 3 ही क्वेश्चन पूछे थे। बाकी सबको अगर उसको कुछ ऐसा डाउटफुल लगे तो वो ज्यादा भी पूछ। बात ये आपका जेन्युइन काम है तो आप 2-3 मिनट है। अगर आपने कोई फ्रॉड किया हुआ है तो वो आपको पता होगा, लेकिन ये है कि जेन्युइन अगर हो तो वो
बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल ही बता देता कि हाँ बस वही, वो कोई पूछते भी नहीं है ज्यादा, वो खाली यही पूछते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी कौन सा कोई है। घबराने की वैसे जरूरत नहीं जरूरत नहीं है। है। अगर आपका काम सच हर कोई चीज आपकी जेन्युइन है तो आपको डरने की डरने की कतई जरूरत नहीं है। आप धड़ाक से आए, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर आप इमिग्रेशन से आपको कोई लेने आया था एयरपोर्ट पे या? हाँ मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया ना कि वो यहाँ 2-3 साल से है, ओके तो वही मेरे को लेने आया था। ओके, और अकोमोडेशन का भी सब उन्हीं ने उसी ने set किया? हाँ, सब अभी मेरा सब। आप उन्हीं के साथ रह रहे हैं? नहीं, मैं मतलब उनके जो अकोमोडेशन है ना उसमें जगह नहीं है, वो ऑलरेडी 5 लोग रह रहे हैं। ओके ओके। तो फिर उन्हें बोला कि तुम अलग से अभी 1-2 महीना स्टे करो, फिर हम कुछ बड़ा घर ढूंढ के सब साथ में रहेंगे। तो अकोमोडेशन में क्या कितने दिन में आपको मिलेगी यहाँ पे? रूम शेयर कर रहे हैं अभी आप? ये क्या हाँ, कर रहे अभी हैं? हम 2 दोस्त हैं, बस एक ही रूम में 2 दोस्त रहते हैं। डबल का बेड है, फर्नीचर है, ये वैसे जो हीटर यहाँ सबके यहाँ होता है वही है, ठीक है। बस वही है। हाँ, सही। तो अपनी यूनिवर्सिटी आपकी शुरू हो चुकी है? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी है 30 तारीख ये 30th of सितंबर। हाँ सितंबर। तो जब से आप आए अभी यूनिवर्सिटी नहीं गए? नहीं, मैं गया हूँ वैसे रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट के लिए स्टूडेंट्स को जाना पड़ता इंडक्शन है। जो होती है। हाँ, तो मैं एनरोलमेंट और वो जो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए एक दिन गया था। फिर ओरिएंटेशन वगैरह था जिसमें मैं गया नहीं, ओके। क्योंकि वो जॉब पे मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैं वो ट्रेनिंग पीरियड मिस नहीं कर सकता। इसलिए वो ओरिएंटेशन में कुछ ऐसा खास नहीं होता, बट वो लोग आपको समझाते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज है जो आप एक्सेस कर सकते हो। Okay. क्योंकि अगर स्टूडेंट उसमें नहीं जाते हैं तो उसको पता नहीं लगता, पर मेरा जो दोस्त है वो यूईएल का ही स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, सही है। तो वो मेरे को गाइड कर देगा अगर मेरे को कुछ जरूरत पड़ा तो। इसलिए मैं ओरिएंटेशन स्किप किया। ओके। तो अभी आपकी 30th को पहली क्लास है? 30 हाँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं आजकल? बस 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है मंडे से फ्राइडे, किस चीज़ की ट्रेनिंग है? बस शॉप में। ओके। शॉप में ट्रेनिंग मतलब जॉब मतलब हाँ, सेल्स में है, सेल्स असिस्टेंट। अच्छा, अभी पार्ट टाइम आप जॉब कर रहे हैं? हाँ। ओके। तो ट्रेनिंग चल रही है, बस अब खत्म होने ही वाली है। ठीक है। वैसे जॉब मिलना लंदन में बहुत मुश्किल है, मेरे दोस्त को अभी नहीं मिली। लेकिन आप तो लकी नहीं, अभी आपको हाँ। मतलब 20 डेज हुए और हाँ, आपको जॉब मिल गई है। मिल गई है। हाँ, तो ये लक पे भी डिपेंड हाँ, लक करता पे है और depend करता रेफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सबसे आपका- ज्यादा इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। अगर आपका अगर reference आपके है- पास रेफरेंस है तो आपको दूसरे तीसरे दिन जब का आपका एनआई आ जाए उसके तीसरे दिन ही आपको जॉब मिल सकती है। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो भाई बात खत्म समझो। हाँ, वो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये जो एनआई वाली बात है और जो बैंक अकाउंट वाली बात है, वो बता दे जरा। अभी कितने तो- दिन में आपको मिल गया एनआई, और अकाउंट कितने दिन में खुला आपका, या खुल गया या नहीं खुला? हाँ, मैं 6 तारीख को आया था, जी। तो मैंने 6 तारीख को रात को आया था, तो 7 तारीख को संडे था, बट यहाँ बैंक्स ओपन थी तो मैं गया था, और उन लोगों ने सेम डे मेरे अकाउंट तो यहाँ खोल दिया और एटीएम भी जनरेट कर दिया, जो वर्चुअल कार्ड आता है ना Okay. वो भी जनरेट कर दिया, पर उसके जो एक्सेस कोड आते हैं ना वो बाय मेल आते हैं, ईमेल और बाय पोस्ट? बाय पोस्ट Okay, सॉरी। हाँ। तो वो थोड़े 10-15 दिन लग गए उसमें, मतलब आप समझ के चलो कि 7-8 वर्किंग डे हो गए। लेकिन यार आपने बड़ी स्पीड पकड़ी है। हाँ। एक दिन में ही आपने आके ही अकाउंट खुलवा लिया? हाँ, तो दूसरे दिन कुछ काम तो था नहीं, मेरा दोस्त था तो बोलता है चलो आप तुम फ्रेश हो गए हो तो हम घूम लेते हैं और ये सब बैंक की फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो सही। मैंने 3 बैंक में अकाउंट खोल लिया, एक HSBC, एक सही। रिवोल्यूट और एक लॉयड्स। क्या स्पीड है यार आपकी! तो तीनों मतलब वो बंदे ने अप्लाई किया, मेरे को तो लगता है- खुद भी नहीं पता है कि कैसे उसने अप्लाई किया, क्या किया। वो पासपोर्ट की फोटो वगैरह डालता गया और मतलब नॉर्मल सी है बैंक पे। हाँ, ऑनलाइन किया है। ओके, ऑनलाइन। हाँ, और बैंक पे जाके भी आप कर सकते हैं, वहाँ के लोग हमारी हेल्प करते हैं, वो भी जल्दी कर देते हैं आपको, समझो 20 मिनट में तो आपका काम कर देते सही। हैं। HSBC में खुद गया था क्योंकि उसका प्रोसीजर मेरे दोस्त को पता नहीं था, क्योंकि HSBC में ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, इंटरनेशनल बैंक है, वो इंडिया में भी है, तो मैंने उसमें पहले से ही है, इंडिया में भी है? हाँ है। ओके, तो अकाउंट हो गया। और एनआई के लिए क्या किया आपने? हाँ, एनआई के लिए वो जो गवर्नमेंट की लिंक होती है उसमें सब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। फिर 7 to 8 वर्किंग डेज में, मतलब 10 से 12 दिन में यहाँ पे एनआई हमको बाय पोस्ट आ जाता है घर पे ही सीधा। तो आपने ऑनलाइन एनआई एप्लीकेशन फिल की और वो बाय हाँ। पोस्ट आ गया विद इन हाँ। हाउ मेनी डेज? 7 to 8 वर्किंग डेज और 10-12 दिन जो आप गए इंटरव्यू के लिए नहीं गए? नहीं,
पहले ऐसे होता था जी कि पहले आपको एनआई के लिए ना अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी, वो भी 30 दिन बाद की देते थे। हाँ हाँ। और आप फिर जाते थे और फिर वो अपॉइंटमेंट आपसे बस नाम पता ही पूछते थे, एड्रेस की कोई, और एड्रेस का प्रूफ ऑफ एड्रेस भी मांगते थे। तो अब तो बहुत मेरे ख्याल से ईजी हो गया, पहले इसका ऑनलाइन भी नहीं होता था, अभी तो ये घर बैठे इन्होंने खोल लिया है बैंक अकाउंट भी, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आ गया सीधा ही उसमें। हाँ, तो वो अप्रूवल का तो कोई मसला बन रहा ही नहीं है, सारा ई वीजा वो चेक कर लेते हैं, बंदे का डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट नंबर डालते हैं तो बंदे का पता चल जाता है क्या स्टेटस है क्या नहीं, लीगल है या नहीं है लीगल। तो अब तो वो काम रही नहीं है, अब तो आगे ये डिजिटल आईडी भी बनाने जा रहे हैं। तो चले जी, तो कैसा फील हो रहा है, इंडिया से कितना डिफरेंट लग रहा है आपको? इंडिया से वेदर पूरा डिफरेंट है। वेदर? हाँ, यहाँ ठंडी बहुत है। ठंडी से आपकी नहीं लगती? हाँ, ठंडी बहुत है। मतलब इंडिया में ठंड है बट इतनी नहीं है कि जितनी यहाँ है। वो खाली 3-4 महीने जो होती है वही होती है विंटर में। और यहाँ क्या है कि कभी आप बस ऐसे निकलो, पूरा वेदर साफ है और अचानक से बारिश आ जाती है, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट 10 मिनट बाद बारिश रुक के पूरी धूप आ जाती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पूरी ठंड हो जाती है। ये तो ऐसा ही है, ट्रॉपिकल वेदर है इस तरह का कि भी बंदा बाहर निकलता है तो सूरज होता है, थोड़ी देर बाद बंदे को ठंड लगना शुरू हो जाती है, फिर तो आगे जाता है तो अम्ब्रेला खोलनी पड़ती है। तो ये चारों सीजन हमें एक दिन में ही कभी मिल जाते हैं। पर बाकी कंट्रियों से अच्छा है, क्योंकि कहीं जैसे कनाडा ले ले तो वहाँ माइनस टेम्परेचर हो जाता है, एक्सट्रीम वेदर हो गया ना। लेकिन यहाँ पे चलो इतना है कि इजी टू एक्सेप्ट है, मतलब बंदा अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इतना भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं। चले जी, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ऊपर वाला आपके साथ मेहरबानी करे, कोई आपके मुश्किलें आसान करे। स्टार्टिंग में वैसे तो होती है मुश्किलें, सबको मुश्किल कहाँ नहीं है, सब जगह है, अपने होम कंट्री में भी है। यही है कि आप हिम्मत नहीं हारना, हाँ ठीक है, बंदे रहना, और बस ये है हार्ड वर्क करना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको आपकी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये अब इसके बाद आपको 2 साल का PSW भी मिल रहा है कि अभी खत्म हो गया? हाँ, मिल रहा है। अब 2 साल का जो था वो 18 मंथ में शिफ्ट हो गया, मतलब 1.5 ईयर। हाँ, 1.5 ईयर्स। ओके, और ये खाली मास्टर्स वालों को मिलता है या बैचलर्स वालों को? हाँ, बैचलर्स वालों को भी मिलता है, PSW सबको मिलता है ना। अच्छा, सही है। उस अब PSW का ये है, इसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क, लाइक वर्क आफ्टर स्टडी जो सा होता है, ये एक्सपीरियंस के लिए होता है, यूके एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन उसमें आप कुछ भी जॉब कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट में आपको खाली 20 आवर्स है, आप अपना बिजनेस वगैरह नहीं सेटअप कर सकते। लेकिन जब आपका PSW हो जाता है फिर आप अपना कुछ भी कर सकते हो, मतलब फ्री हैंड होता है आपको, वो जो 1.5 साल होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस भी कर सकते हैं। वो अगर आपका कंपनी अपने एस्टेब्लिश कर ली हो उस दौरान, तो आप अपने ही कंपनी पे अपने आप को स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, मतलब अपने आप को ही हायर कर लेते हो अपनी कंपनी में। तो उससे आपका जो स्टे है यहाँ पे वो और आपके लिए आसानी हो जाती है। यहाँ पे अपना मतलब आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर करोगे, आपकी अपनी कंपनी आप ही को स्पॉन्सर कर रही होगी, और वो फिर आपका 10 साल या 5 साल उस पर अगर आप रह लोगे तो वो आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। वैसे आजकल तो वो बोल रहे हैं कि इंडेफिनेट ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लेट्स सी अगर फराज साहब आ जाते हैं तो फिर ख़त्म होगी। बहरहाल इधर तो सुबह और रूल होता है, रात को चेंज हो जाता है, तो सीधा व्हाइट पेपर मिलता है सुबह में। तो अभी हम आज की बात करें, आगे का क्या होना है क्या नहीं हमें नहीं पता। तो चले जी, बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वैसे आप जा रहे किधर है ये भी बता दें जरा। बस आपके साथ ही घूमने जा रहे हैं, और कब जाएंगे? चले जी, अब थोड़े से लंदन से बाहर जा रहे थे तो भाई से मैंने कहा चले आपका एक्सपीरियंस भी हम अपने व्यूअर्स से शेयर करते हैं, ताकि उन्हें भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जब आप यूके आते हैं इंडिया से या पाकिस्तान से, तो आपको क्या क्या मराइल तय करने पड़ते हैं और यहाँ पे आके आपको कैसा फील होता है। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग अभी तक बंधे रहे हमारे साथ तो आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और चैनल करिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा।